आपको हाँ, हमने कल क्वेश्चन किया था वो तो हम देखेंगे ही, पर मैं आपको आज वो कल क्वेश्चन की बैलेंस शीट बताने के पहले क्या करना है। कल एडवांस की रिकवरी नहीं मिली, कल एडवांस की रिकवरी नहीं मिली क्या आपको? हाँ, एडवांस का कल लेक्चर आपको नहीं मिला क्या? रिकवरी में नहीं मिला? मैं देखता हूं आज उसको। एक बोल रहा मिल गई। पीडीएफ की बात नहीं चल रही है, रिकवरी मतलब वीडियो लेक्चर। नहीं मिले थे क्या वीडियो लेक्चर? फर्स्ट डे वाला गलती से सेंड हो गया वापस से। ओहो, चलिए बेटा, आज हम बायबैक में जो हम पढ़ चुके हैं, देखो बायबैक में क्या पढ़ चुके, सेक्शन 68 का हम रिवीजन करें क्योंकि पहला चैप्टर है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सेक्शन 68 सबसे पहले तो क्या बोलता है, सब सेक्शन भूल जाओ कि जब तक शेयर्स फुली पेड नहीं है उसका बायबैक नहीं हो सकता। एक वो बात तो हटा दो, चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा बायबैक कहां से हो सकता है, या तो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर देखिए बायबैक कहां से हो सकता है, एक तो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, या फ्री रिजर्व, या सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सेक्शन 68 में कहा गया है। ठीक है भाई, बायबैक यहां से हो सकता है। अब देखिए, इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। यदि 10 लाख के शेयर, यदि यूं कहा जाए 10 लाख की शेयर कैपिटल बायबैक की गई, 10 लाख की शेयर कैपिटल बायबैक की गई और उस पर प्रीमियम 10 लाख के बायबैक पर प्रीमियम कितनी ले लो? प्रीमियम मान लो प्रीमियम ली गई 8 लाख। यह है फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक, और ये उस पर प्रीमियम ऑन बायबैक। तो बेटा कंपनी जो ये 8 लाख पे कर रही है प्रीमियम ऑन बायबैक, ये तो कंपनी के लिए क्या है, एक लॉस है। तो ये लॉस कंपनी को कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, लॉस सेटअप करना पड़ेगा। ये लॉस सेटअप कहां से कर सकते हैं, कहां से करना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व में से किसी एक से कर सकते हैं, पर पहले किससे करना चाहिए? ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा प्रतिबंधित है, तो हमें मौका मिलते ही इस सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप कर लेना चाहिए। तो हम ये लॉस सेटअप इससे कर लेंगे। हाँ, ये ना हो तो इससे भी कर सकते हैं, फ्रीजर से तो कर ही सकते हैं। हाँ, कंपनीज एक्ट ये नहीं बोलता कि आप ये लॉस कहां से पहले सेटअप करो, कहां से बाद में करो। कंपनीज एक्ट का ये कोई प्रोविजन नहीं कि लॉस आप पहले इसी से सेटअप करोगे, इससे नहीं कर सकते। ये तो कंपनी का अपना ऑप्शन, लॉ इस बारे में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। तो आप इस लॉस को कहीं से भी सेटअप कर सकते हो, फ्रीजर से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। पर कंपनी के लिए बेहतर क्या है, कहां से करना चाहिए? करना कंपलसरी नहीं है, पर कहां से करना चाहिए? क्योंकि सिक्योरिटी में ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को मौका मिलते ही यूज कर लो। ठीक है, हाँ, और ये सिक्योरिटी ना हो तो या कम पड़े तो फ्री रिजर्व से भी सेटअप कर सकते हैं। क्या ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा हुआ है आपके? नो नीड ऑफ एनी रिविजन ऑन दिस पॉइंट, कंफर्म? ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ये लॉस का मैटर तो खत्म करो, ये लॉस का मैटर तो खत्म करो। इसको हमें इमीडिएटली सेटअप करना पड़ता है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो चाहे फ्रीजर। तो ये मैटर तो हटाओ। अब बता 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू जो बायबैक करने जा रहे हैं। अब इसका मैटर क्या है? ये जो बायबैक है 10 लाख की शेयर कैपिटल का, ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक है। इसका क्या किया जाए? ये बायबैक या तो हो सकता है प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर फ्रीजर, या फिर सिक्योरिटी। हाँ, यदि आप इस 10 लाख के बायबैक के लिए 3,50,000 का फ्रेश इशू ले आए, 350 का फ्रेश इशू ले आए हैं, 350 का फ्रेश इशू बायबैक के पर्पज से आया, तो 350 का बायबैक तो हो गया है आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। 10 लाख के बायबैक में से 350 हो चुका है आउट ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। तब बचा कितना? तो 650 कहां से करना पड़ेगा? फ्रीजर या सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, फ्रीजर या सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे 650 का। इज इट क्लियर? तो ये हो गया बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, और जो एक्सपर्ट सेक्शन 68 करेक्ट है। और बचा हुआ बायबैक 650 कहां से करना पड़ेगा? आउट ऑफ फ्रीजर या सिक्योरिटी प्रीमियम। और क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, अब सीआरआर में अमाउंट कब डालना पड़ता है? क्या ये यदि बायबैक आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल हो तो आपको सीआरआर बनाने की जरूरत
क्योंकि जब बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो फिर आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है तो फिर यहां सीआरआर की जरूरत। लेकिन यदि आप बायबैक करते हैं आउट ऑफ फ्रीजर या सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सेक्शन 16 में क्लियर कर रखा है, यदि बायबैक करते हैं आउट ऑफ फ्रीजर या सिक्योरिटी प्रीमियम तो ये अमाउंट कहां जाएगा? सीआर में जाएगा। मतलब सेक्शन तो बोलता है कि इससे भी सीआरआर बना सकते हो, लेकिन आप सीआरआर इससे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ये सेक्शन 16 में तो लिखा हुआ है। लेकिन हमने कल वाले क्वेश्चन में क्या क्या किया था? कल वाले क्वेश्चन में बेटा हमारे पास 22 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम थी। कल वाला क्वेश्चन नहीं याद है? रात गई बात गई सर, हम तो कल सब हम पिछली बातें भूल जाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी थी? 22 लाख। उसमें 20 लाख का प्रीमियम ऑन बायबैक सेट ऑफ कर लिया, बच्ची कितनी थी? तब भी क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया था? जब सीआरआर बनाया था तो पूरा सीआरआर बनाया था रेवेन्यू, लेकिन वो चाहता तो 2 लाख कहां से बना सकता था? सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकता था बायबैक के लिए, पर नहीं किया। मैंने कहा था ना आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे मॉडल के हिसाब से चलना जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक दिक्कत है मेरे साथ में। मैं आपको क्या बताऊं बेटा, प्रैक्टिकल दिक्कत ये है क्योंकि हम आईसीआई से पंगा नहीं ले सकते। कॉन्सेप्ट तो कहता है कि आप यदि बायबैक फ्रीजर से या प्रीमियम से कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाना चाहिए। अब ठीक है, 22 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम थी, हमने 20 लाख की तो यूज कर ली प्रीमियम ऑन बायबैक के लॉस को 2 लाख की प्रीमियम बची हुई थी। 2 लाख की हमारे पास क्या बची हुई थी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बचा हुआ था, और बाकी हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व बचा हुआ था, और बाकी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ था। और कल कितने का बायबैक हो रहा था? कितने फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक कर रहे थे हम? कल कुल बायबैक कितना था? 5 लाख। उसमें से 2 लाख का तो बायबैक था आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 3 लाख का बायबैक कहां से करना था? आउट ऑफ, ध्यान है आपको, 3 लाख का बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर था। हम ये चाहते तो 3 लाख का कहां से कर सकते थे? 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम से और 1 लाख का से कर सकते थे, पर मैंने पूरा 3 लाख कहां से किया था? रेवेन्यू इधर से किया था। प्रॉब्लम यह है हमारे यहां क्वेश्चन मॉड्यूल से आता है, तो चेकर के पास सॉल्यूशन भी कौन सा जाता है? मॉड्यूल वाला। और चेकर सॉल्यूशन चेक भी कहां से करता है? मॉड्यूल से। वो दिमाग नहीं लगा पाते क्योंकि चेकर बहुत वैरायटी के होते हैं पूरे इंडिया में फैले हुए। हमने भी पहले कॉपी चेक की है, सबने, हर टीचर के पास कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस है, पर हम उसको चेकिंग को एक बार हमने करके कभी किसी जमाने में छोड़ दी, क्योंकि हम एज ए टीचर होते हुए एथिकली कॉपी चेक नहीं कर सकते। हमने शौकिया तौर पर एक्सपीरियंस के लिए बहुत पहले किसी जमाने में कॉपी चेक करके छोड़ दी। अब हम कॉपी चेक नहीं करते, लेकिन चेकर बहुत सारे चेकर के कांटेक्ट में है और हम चेकर के साथ देखते हैं कि गलतियां क्या होती है। वो जैसा मॉड्यूल में है ना, क्योंकि इतना डेप्थ नॉलेज चेकर को नहीं होता, वो सेक्शन नहीं पढ़ता, वो तो कहां से चेक करता है? सॉल्यूशन देखकर। आप सीए बन जाओ, उसके बाद आप भी अप्लाई करोगे, मुझे कॉपी चेक करनी है, आपको भी कॉपी चेकिंग मिल जाएगी। आपने कहा सेक्शन 16 की इतनी डेप्थ स्टडी की है, जो मॉड्यूल में जो सामने सॉल्यूशन आएगा उसको देख के। तो आप देखिए, इसके लिए मैं आपको आपके नॉलेज के लिए ये ये आपका स्टडी मॉडल है, उसमें ये क्वेश्चन था, यही वाला था ना? ये था ना? नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन। अरे भाई नोट्स का तो था, ये वाला था ना? अरे मैं ये रहा, देखिए, ये 20 लाख का प्रीमियम ऑन बायबैक उन्होंने कहां सेट ऑफ किया? सिक्योरिटी। और 3 लाख का जो उन्होंने सीआर बनाया वो कहां से बनाया? रेवेन्यू रिजर्व से बनाया। जबकि वो 2 लाख का कहां से बना सकते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम से बना सकते, पर नहीं बनाया। तो मुझे इस सॉल्यूशन से मैच करने के लिए, ताकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो हमने थोड़ा सा देख लिया। क्यों, गलत तो नहीं है ना? आप प्रीमियम को इस करो, कंपलसरी है क्या? प्रीमियम से ही बनाओगे और रेवेन्यू से नहीं बनाओगे सीआरआर, कंपलसरी है क्या? आप कहीं से भी कर सकते हो। कहां से? फ्रीजर या सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक कर सकते हो। इसने कहां से कर लिया?
फ्री रिजर्व से कर लिया तो गलत तो कुछ नहीं किया, लेकिन कंपनी के लिए फायदेमंद क्या था? कंपनी के लिए फायदेमंद क्या था कि कंपनी को यहां पर पहले क्या करना था, 2 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेनी थी और 1 लाख का रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लेना चाहिए था, पर नहीं किया तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। पर गलत तो नहीं है ना, इसको गलत तो नहीं बोल सकते ना। बस ये था कि कंपनी यदि अपना फायदा सोचती तो 2 लाख कहां से सीआरआर बनाती, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और 1 लाख का कहां से बनाती, रेवेन्यू रिजर्व से। पर इसने पूरा 3 लाख कहां से बना दिया, रेवेन्यू रिजर्व से। तो हमने भी ऐसा कैसा क्वेश्चन, जी सेम चीज में क्वेश्चन आए, मतलब गलत नहीं है लेकिन हाँ कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब अब अल्टीमेटली हम क्या समझे, यदि 10 लाख का हमारा बायबैक है, 8 लाख की प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो हम साथ सेटअप पहले कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और वो नहीं है तो फ्री रिजर्व से। दूसरा, ये जो 10 लाख के शेयर बायबैक हो रहे हैं उसमें से 350 का प्रोसीड ऑफ शेयर केबल से है, तो बचाओ 650 कहां से करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो हम कहीं से भी सीआर बना सकते हैं। यदि बायबैक यहां से हो रहा है तो हमको अमाउंट कहां भेजना पड़ेगा, सीआर में। तो एज पर सेक्शन 68 तो हम सीआरआर यहां से भी बना सकते हैं और यहां से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के अलावा कुछ भी आए तो आप कुछ भी कर सकते हो, गलत कहीं भी नहीं होगा। आप यहां से बनाए सीआरआर, आप यहां से बनाए सीआरआर, सब चलेगा। हाँ, अब ये तो हमने कल पढ़ लिया। अब हमें इस क्वेश्चन की क्या बनानी है, बैलेंस शीट। हमने कल क्वेश्चन की एंट्रीज पास कर ली, बच्ची क्या थी, बैलेंस शीट। क्या आपको एंट्री याद है अभी भी? एंट्रीज याद होना बहुत जरूरी है बैलेंस शीट बनाने के लिए, कि किस एंट्री का इंपैक्ट क्या आया है किस आइटम पर। बैलेंस शीट मुझे बनानी है उस क्वेश्चन की बेटा। बेटा यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि बायबैक हुआ है, मतलब हुआ है, फिर आपको वो टेस्ट लगाने की जरूरत है कि बायबैक सही हुआ कि गलत हुआ। क्वेश्चन ने दिया है मतलब वो सही है, और पीएनएल तो हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। हाँ, क्या मैं बैलेंस शीट बनवा दूं, उसकी बैलेंस शीट बनवा दूं, पर उसके पहले आपको एंट्रीज बेटा याद होना जरूरी है। जनरल एंट्रीज आप बायबैक जो मैंने बताई थी, और याद ना हो तो पहले मैं एंट्री बताऊं फिर से, और फिर बैलेंस शीट बनाऊं, नहीं तो मेरी बैलेंस शीट आपको समझ में आएगी नहीं। कल एंट्री याद है, कितने शेयर बायबैक हुए थे, 5 लाख शेयर, 50,000 शेयर। बेटा कंपनी के 2.5 लाख शेयर थे, ध्यान है, 2.5 लाख शेयर थे, उसका 20% मतलब 50,000 शेयर बायबैक हुए थे 10 वाले। उनको बायबैक किया था 50 रुपए पर, ऐसे ही था ना। इस पर 50,000 शेयर पर 5 लाख की तो शेयर केवल बायबैक हुई थी, इस पर प्रीमियम कितने की थी, 20 लाख की। ठीक है, और इसके लिए कंपनी ने क्या किया था, अपने इन्वेस्टमेंट बेचे थे। पहले इन्वेस्टमेंट बेचे थे कितने वाले, कितने में, 30 लाख वाले 22 लाख में। बेटा आप क्वेश्चन निकालिए, आपके सामने क्वेश्चन तो होना चाहिए। क्वेश्चन है कि नहीं आप लोग के सामने? अभी नोट्स नहीं है, जब तक नोट्स सामने नहीं होगा बैलेंस शीट समझ में कतई नहीं आ सकती, मैं समझा नहीं सकता। तो चलो, जब तक नोट्स ना आए मैं बैलेंस शीट नहीं करवा पाऊंगा। जबकि आपके पास ओरिजिनल डेटा अवेलेबल नहीं बैलेंस शीट का, तो रिवाइज डेटा कैसे निकालूंगा, क्योंकि अभी मॉड्यूल किसी के पास भी नहीं है। पीडीएफ है तो बनवा दूं बैलेंस शीट। तो चलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ब्रॉडली तो याद होगा आपको, नहीं है तो बस अभी उसको बस समझ लो। तो मैं यहां बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम जो भी होगा लिख देंगे। क्या लिखूं, एज 8 या एज ऑन, एज 8 31, क्या डेट दी है, 31 दिसंबर, 31 मार्च 2000, ये डेट दी है। बेटा हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर बायबैक, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा, रुपीज इन 1000 है क्या, हम तो रुपीज इन 1000 ही लिख देते पूरा, हम तो पूरा अमाउंट लिख देंगे। चलिए, तो जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट उन्होंने वैसी बनाई, हम भी वैसी की वैसी बनाए। हम रुपीज इन 1000 भी लिख सकते हैं और 3 शून्य लगा भी सकते हैं, हम रुपीज पूरी लिख देंगे। तो यहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट शायद मैंने एक दिन बताया था आपको, बताया था क्या, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले आता है हेडिंग में, लायबिलिटी साइड का हेडिंग आजकल क्या हो गया है, इक्विटी एंड, और इसका रीजन भी हमने समझ लिया था शायद कि ये साइड लायबिलिटी साइड नहीं है, इसमें लायबिलिटी में इक्विटी भी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये हमारा लायबिलिटी साइड का हेडिंग हो गया। इसमें सबसे पहले लायबिलिटी कौन सी आती है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड सबसे पहले आता है। और बेटा शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आती है, शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। बस इसका बना ले शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में और रिजर्व प्लस नोट नंबर 2 में। इसके बाद बैलेंस शीट में आती है नॉन करंट, मतलब वो लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? नॉन करंट, जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है वो लायबिलिटी आती है नॉन करंट लायबिलिटी में, है ना बेटा। फिर आती है, क्या क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है? पुरानी क्वेश्चन आपके सामने, आप कह रहे सर हमारे पास पीडीएफ है और दिखाई नहीं दे रहा आपको, इतना बारीक लिखा होगा, दिख रहा है? नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी सारी, तो ठीक है मैं यहाँ नील कर दूं, फिर बाद में मतलब बोलना सर ये रह गई थी, लिख दूं नील, ये आपने कहा तो मैं नील कर दिया। फिर आएगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या दिया है? बस कुछ ब्रेकअप नहीं दिया है। अच्छा करंट लायबिलिटी मैं ब्रेकअप दिया नहीं, बस जो है वही लिख दूं। अच्छा करंट लायबिलिटी बायबैक के पहले भी वही थी, बायबैक के बाद भी, तो करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए। बायबैक की एंट्री याद है आपको, लिखी थी ना कल अपन ने, उसमें अदर लायबिलिटी में कोई चेंजेस, तो अदर लायबिलिटी जो है वैसी की वैसी लिख दो। कितनी थी? 14 लाख, 14 ना, हाँ 14 लिख दो, 14 कोई चेंज तो नहीं है उसमें। 14 लाख की हो गई करंट, नॉन करंट लायबिलिटी, बस टोटल ये हो गया। इधर फिर आता है असेट, असेट साइड हेडिंग है असेट। इसमें बेटा सबसे पहले आती है नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट। इसमें बेटा सबसे पहले क्या आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब इसमें फिक्स्ड एसेट आती है बेटा, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल सब आते हैं। इसमें बायबैक के पहले भी वही थी और बायबैक के बाद भी इसमें चेंजेस, न फिक्स्ड एसेट खरीदी गई न फिक्स्ड एसेट बेची गई। तो बायबैक पहले और बाद में की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो दिया था वो एज इट इज लिख लो। कितना है? 93 लाख, जो पहले था वो अभी भी है। अच्छा फिर करंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट जो थे वो तो बिक गए, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट जो थे वो तो बिक गए बेटा, कुछ भी नहीं बचा। करंट असेट, करंट असेट में क्या दिया था क्वेश्चन ने? इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो बेटा इसका नोट की बजाय वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। करंट असेट बायबैक के पहले कुछ और थी, बायबैक के बाद कुछ और होगी, वो बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1। तो बस खत्म, बैलेंस शीट खत्म, बस इतनी सी तो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट बन गई। तो बेटा इसमें सबसे पहले नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे आएगी वो दिखाते हैं हम नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में आएगी शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन ने अथोराइज्ड कैपिटल दी है? नहीं दी है तो आप भी नॉट अवेलेबल करके लिख के छोड़ दो। दी है क्या? ओ फिर तो हमें भी लिखनी पड़ेगी, नहीं दी होती तो अच्छा होता। 20 लाख, 30 लाख, आप पता नहीं 20 और 30, 14 और 40 में कुछ फर्क ही नहीं बोल पाते। 40 और 14 आपका एक जैसा होता है, 20 और 30 आपका एक जैसा होता है। 30 बोलो, मेरे को है ना हिंदी समझ नहीं आती क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, पर ये अच्छी बात है। ये बात मैं आपकी और तारीफ करना चाहूंगा। आप कहेंगे सर रोज तारीफ कर रहे हो, मस्का मार रहे हो, ऐसी बात नहीं। पिछली बैच के बच्चों को हिंदी में बोलो ना 12 लाख, तो ऐसे वो बनाते सर हम तो हिंदी इंग्लिश के मीडियम लंदन से आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हम तो सर हमें तो ये 12 लाख समझ नहीं आता, ऐसे वो बनाते हो। और आप लोग तो खुद हिंदी में बोलते हो, तो हम तो हिंदुस्तानी हिंदी बोलने में शर्म आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। पर जहां मैंने हिंदी के शब्द बोले, अब बेटा मैं तो बिल्कुल प्योर हिंदू मतलब हिंदुस्तानी हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। सीए भी मैंने कुछ लेवल तक तो हिंदी मीडियम से किया, बाद में जाके मीडियम चेंज किया, तो हमारे मुंह से तो हिंदी निकलती है। ये फिगर्स भी हिंदी में कई बार निकल जाते हैं, इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है, लेकिन आपको हिंदी समझ तो आती है ना। हाँ तो अथोराइज केवल आपने बताई 30 लाख। तो वो अथोराइज दो तरीके होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होती। क्या क्वेश्चन में ऐसा बाइफिकेशन दिया कि कितनी इक्विटी कितनी प्रेफरेंस, कितनी इक्विटी कितनी प्रेफरेंस? अथोराइज नहीं दिया गया। क्या वो इक्विटी अथोराइज जो है वो इक्विटी वाली है? बस ऐसे ही लिख दिया। तो जबकि क्वेश्चन बनाने वाले को लिखना चाहिए कि अथोराइज केवल कितनी प्रेफरेंस वाली है और कितनी इक्विटी है। नहीं लिखा तो छोड़ दो। अथोराइज शेयर केवल कितनी लिख दूं? 30 लाख
नहीं, 3 लाख शेयर, 3 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, अमाउंट नहीं लिखा भाई बेटा, लेकिन आपको पर शेयर वैल्यू तो दी है ना ₹10, पर शेयर वैल्यू ₹10 दिए ना, तो 30 लाख की अमाउंट है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? प्रेफरेंस है ना। हाँ तो प्रेफरेंस, बेटा मेरी बात सुनो, प्रेफरेंस तो हमको बताया कि नए प्रेफरेंस इश्यू हुए हैं, उसकी अथॉराइज आपने कहा दी हुई नहीं है, पर इक्विटी की तो दी है ना, इक्विटी की अथॉराइज कितनी दी है? इक्विटी की कितनी दी है? फेस वैल्यू 10 ना, अमाउंट कितना दिया है? 30 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? तो मैं वही तो लिख रहा था 3 लाख, वही तो मैं 3 लाख बोल रहा था कि 3 लाख शेयर 10 रुपए वाले 30 लाख, यही तो मैं लिख रहा था। तो यहां पर पहले लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी वो मुझे पता है बेटा, इश्यूड में तुमने कल करीब पढ़ लिया था कि 2 महीने पहले वो प्रेफरेंस इश्यू कर चुके हैं, लेकिन अथराइज में देना तो चाहिए ना उसको। तो उन्होंने जो अथराइज दी वो मान लेते कि वो किसकी दी थी? इक्विटी की दी हुई, ये मान लेते ना अपन। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल की यहां पर लिखेंगे 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। कितना हो गया? बस लिख के छोड़ दो और प्रेफरेंस का छोड़ दो बस। अब यहां पर इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ बेटा, यहां पर नंबर 1 कितने इक्विटी शेयर इशू थे? 2,50,000 थे, उसमें से कितने बायबैक हो चुके हैं? 50,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब जब 250 बचे या 2 लाख ही बचे, तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल यहां लिखेंगे 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each fully paid up। ये आ गया आउटर कॉलम में ₹20 लाख, और इसके नीचे ये तो हमारी इश्यूड में आ गई इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बची है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो कितने? 100 रुपए वाले हैं। नंबर ऑफ शेयर दिए क्या? 2000। यहां लिखेंगे नाम क्या बेटा प्रेफरेंस शेयर का? 10%। नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका अमाउंट लिखेंगे बेटा 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, ₹2 लाख बाहर आ गया। ये टोटल पेड अप कैपिटल हो गई 22 लाख। ये टोटल पेड अप 22 लाख होगी बस। 25 बेटा इक्विटी शेयर केवल पहले बायबैक के पहले 2.5 लाख शेयर थे, 2,50,000 शेयर, अब बचे 2 लाख शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर तो नए इशू हैं, ये भी इशूड है 2 लाख। टोटल इशूड कैपिटल आ गई ₹22 लाख। ठीक है, 22 लाख। तो ये हो गई हमारी शेयर कैपिटल पेड अप 22 लाख रुपीस की हो गई शेयर कैपिटल। बायबैक के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा रिड्यूस हो जाएगी। पीपीई बेटा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते एग्जाम में। हटाओ बेटा, करूं इसको आगे? लिख लिया? मेरी आधी जिंदगी तो आपके इंतजार में निकल जाती है, लिख लिया क्या, लिख लिया क्या पूछते पूछते मेरी उम्र आधी हो गई। लिख लिया? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। आप सोचो कि मैं आर एंड एस लिख दूं, नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें बेटा सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन बनाने वाले ने रिजर्व सरप्लस का पुराना ब्रेकअप तो दिया हुआ? 3 तरह के रिजर्व थे। नंबर 1 क्या था बेटा? इसका भी एक सीरियल फिक्स है, फिर भी मैं लिखूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या बेटा? बिल्कुल अलग अलग होते हैं।
सीआरआर हमने बनाया था ना बायबैक पर, कितने का सीआरआर बनाया था? 3 लाख रुपीस का सीआरआर बनाया। मैंने कहा था बेटा आपको जनरल एंट्री दिमाग में होना जरूरी है। आप देखिए आपकी एंट्री में मैंने 3 लाख का सीआरआर बनाया था, तो वो रिजर्व ओपनिंग में नहीं था, पर इस साल बनाया ना हमने, अभी अभी बनाया ना, तो वो आ गया ना 3 लाख का सीआरआर। सीआरआर 3 लाख लिख दो बाहर, ये सीआरआर 3 लाख का है। दूसरा है कैपिटल रिजर्व, कितना था ये? 10 लाख था, वो एज इट इज पहले भी 10 लाख था, अभी भी 10 लाख है, ये हमने लिख दिया 10 लाख। थर्ड, फिर रेवेन्यू रिजर्व, यस, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी थी ना, सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो थी, कितनी थी पहले बेटा? इसमें थी 22 लाख थी, उसमें से कितनी यूज हो गई? 22 लाख माइनस क्या 20 लाख क्या घटा है इसमें से? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ ₹20 लाख। तो प्रीमियम बेटा जो 22 लाख की हमारे पास प्रीमियम प्रॉफिट था, उसमें से 20 लाख का प्रॉफिट तो हमने प्रीमियम ऑन बायबैक के लॉस को सेटअप में यूटिलाइज कर लिया। हमारे पास प्रीमियम कितनी बची? 2 लाख बच गई। ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया उसके फंडे क्लियर नहीं थे। यदि वो चाहता तो इस प्रीमियम को यूज कर लेता, सीआरआर बनाने में इसको खत्म कर देता। रिस्ट्रिक्टेड को पहले यूज करना चाहिए, नहीं किया, उसके फंडे क्लियर नहीं थे, ये मान लो। और ये का ये क्वेश्चन आ जाए तो हम भी ऐसा करके आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो, अदरवाइज तो हम जो अपना लॉजिक है वो लगाएंगे यहां पर। तो ये प्रीमियम 2 लाख बची। अच्छा, अब बचा रेवेन्यू रिजर्व, कितना था बायबैक के पहले? 30 लाख था। इसमें से कितना यूज कर लिया हमने? 3 लाख यूज कर लिया सीआरआर बनाने में, तो ये बचा 27 लाख। पीएनएल कितना था बायबैक के पहले? 30। इसमें से लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हमने सेटअप कर लिया? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 8 लाख का हमने इसमें सेटअप कर लिया। कितना बचा ये? 27 बचा ये भी। बस खत्म करो, ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 69 लाख। सीआरआर 3 लाख का, कैपिटल रिजर्व एज इट इज 10 लाख का, प्रीमियम 2 लाख की बची, रेवेन्यू रिजर्व 3 लाख से कम होकर 27 बचा, पीएनएल 8 लाख से कम होकर 27, 69 लाख का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। ये दिखा दिया मैंने रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट में 69 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी ना पहले थी ना अभी है, करंट लायबिलिटी 14 की 14 है, तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया। बैलेंस शीट का टोटल कितना आया? 1,05,00,000। अच्छा, ये तो आ गया। अब असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो एज इट रहेगा, लेकिन करंट असेट के लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर। ये हम करंट असेट निकाल रहे हैं कि डिस्क्लोज कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। अभी तो निकालनी पड़ेगी करंट असेट पहले कितनी थी बायबैक की और बाद में कितनी, तो इसका नोट नहीं बल्कि वर्किंग नोट बनेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोट एंड वर्किंग नोट। हम क्या बनाने जा रहे हैं? वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर व्हाट? करंट असेट, जिसमें इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक है। तो बिफोर बायबैक कितनी थी? बिफोर बायबैक ये थी ₹15 लाख थी बायबैक के पहले। इसमें कैश बैंक शामिल है, इसको आप कैश बैंक ही मान लो फॉर द टाइम बिंग, फॉर द पर्पस आप इसको कैश बैंक को ही मान लो। बताओ ये कैश बैंक कब बढ़ा, किस किस आइटम से बढ़ा, किस किस से कम हुआ, ये मेरा बताने का मुद्दा नहीं है। ये आपको, आप कितना क्वेश्चन पर आपकी कितनी ग्रिप है वो कौन, मुझे सारे, ऐसा नहीं कि एक इसने बताया एक इसने बताया। बताओ करंट असेट मतलब कैश बैंक में क्या चेंज आया है, इससे करंट असेट बढ़ी, इससे करंट असेट घटी, एक साथ कौन बताएगा? सारे आइटम, न कि सिर्फ एक आइटम। बताइए बेटा। इन्वेस्टमेंट सेल किया 22 लाख में, तो उससे हमारी करंट असेट बढ़ गई। यस, $25 लाख से करंट असेट कम हो गई? नहीं, 25 लाख नहीं, 25 लाख पेमेंट हुआ है क्या अपन ने? पेमेंट 25 लाख किया क्या?
अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है ठीक है। तो यहां पर एड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट बेचे 22 लाख में, तो ये करंट असेट यानी कैश बैलेंस बढ़ गया। जब मैंने एड लिख दिया तो प्लस का साइन नहीं लगाना चाहिए, लेस बायबैक में पेमेंट किया, बायबैक में कितना अमाउंट चला गया, 25 लाख का अमाउंट बायबैक में लगा दिया, इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। और कुछ तो नहीं कम ज़्यादा हुआ। अच्छा वो जो प्रेफरेंस शेयर का इशू था वो अभी आया है, पहले आ चुका था, उससे जो मनी आनी थी वो तो पहले आ चुकी थी, वो अभी नहीं आई है, तो वो जोड़ने की जरूरत नहीं। बस कितना 12 लाख का आ गया कैश एंड बैंक आफ्टर बायबैक, बस आफ्टर बायबैक 12 लाख रुपीस आ गया, बस ये दिखा दो 12 लाख रुपीस आ गया हमारा कैश बैलेंस आफ्टर बायबैक। ये हो गया 1,05,00,000, 1,05,00,000 रुपीस टोटल। बैलेंस शीट 1,05,00,000 की है आफ्टर बायबैक, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यह है करंट असेट बिफोर बायबैक आफ्टर बायबैक, यह है रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर बायबैक, हो गया। तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम थोड़ा सा नया आपको समझेंगे, क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे फिर से। अभी तो हम कुछ देखिए, मैंने कहा एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक तो ये होगा कि बायबैक की एंट्री पास कर दो और बैलेंस शीट बना दो, जो हमने अभी किया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बायबैक कर लो, 2.5 लाख शेयर में से 250 शेयर में से 57 शेयर का बायबैक कर लो, दिया हुआ है। अब एक वैरायटी और होती है क्वेश्चन की, एक वैरायटी और जो हम आज अभी देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि पहले जितना बेसिक पढ़ा उस पर क्वेश्चन कर ले, हमने कर लिया, अब नया बेसिक देखें। नया बेसिक ही देखेंगे कि एक कंपनी, ये भी सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, पर हमें सबसेक्शन तक जाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 68 में क्या दिया है, कंपनी कितना बायबैक कर सकती है, क्योंकि देखिए वो हमें लिमिट, वो हमें समझना है, ठीक है। बायबैक मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आपको थ्योरेटिकली बिल्कुल क्लियर है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उसको पढ़ाना है प्रैक्टिकली। आपने पढ़ा है थ्योरेटिकली और उतना काफी मेरे लिए। देखिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम बायबैक। अब देखिए, क्या आप इसके लिए रेडी हैं समझने के लिए, बोलो। चलिए पहला रूल है, पहले मैं आपको रूल बताऊं। जो रूल है 25% ऑफ, क्या मैं इसको लिखूं मैक्सिमम, लिख लो, आप भी लिख लो, चलो। अमाउंट that can be used in buyback is maximum amount that can be used in buyback। कंपनी बायबैक में अधिकतम 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 कितना अमाउंट यूज कर सकती है, वो है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और आप जानते हैं फ्रीजर में पीएनएल भी होता है, फ्रीजर में जनरल भी होता है। इवन इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इस पर्पस के लिए इसके लिए फ्रीजर को प्रीमियम को भी फ्रीजर माना गया, सिर्फ इसी पर्पस के लिए, ठीक है। अब ये रूल थियोरेटिकल तो आपको क्लियर है, आप कंपनी लॉ में आए तो इतना लिख के आ जाओगे, बहुत चलेगा। आप कंपनी लॉ अलग से पढ़िएगा, मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कैसा है ना। लिख लिया आप लोगों ने, नहीं तो मैं नहीं आगे नहीं बढ़ता, नहीं लिखा हो तो लिख तो रहे अभी। अब देखो एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100
यह है फुली पेड हैं और जनरल रिजर्व ₹10 लाख का है, P&L ₹3 लाख का है और बायबैक प्राइस ₹125 पर शेयर है। फाइंड आउट मैक्सिमम number of shares that can be buyback देखिए कंपनी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्रीजर में काउंट हो जाएगा ना, यहां पर जो फ्रीजर लिखा है ना उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी शामिल है इस पर्पस के लिए, तो 25% के लिए वो भी आ जाएगा। देखिए बेटा शेयर कैपिटल कितनी 40 लाख, फ्रीजर कितने 13 लाख, इसका क्या करूं 25%। ये कितना आया पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर का 25% सेक्शन ने कहा है, सेक्शन 68 ने कहा है, तो कितना आया 13,25,000, 13,25,000 आया। क्या आया ये वो अमाउंट जो मैक्सिमम बायबैक में यूज किया सकता है, ये आया मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड इन बायबैक। कंपनी पेड अप कैपिटल और फ्रीजर का 25% करें, ये आया 13,25,000 से ज्यादा अमाउंट कंपनी बायबैक में यूज नहीं कर सकती, 13,25,000 से ज्यादा अमाउंट बायबैक में यूज नहीं कर सकती। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, एक शेयर पर कंपनी कितना अमाउंट यूज कर रही है बायबैक में, एक शेयर पर कितना अमाउंट 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 कितना यूज कर रही है 125 का अमाउंट यूज कर रही है। इसमें प्रीमियम भी शामिल होगी, 25 रुपए भी तो एक अमाउंट है, 100 रुपए की शेयर कैपिटल भी अमाउंट है और 25 रुपए की प्रीमियम भी तो एक अमाउंट ही है। तो कंपनी एक शेयर के बायबैक में कितना अमाउंट लगाएगी, एक शेयर को बायबैक करने में कितना रुपया, रुपया मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट लगाएगी 125। अब वो चूंकि पता है ना, आपको पता है चूंकि ₹125 मतलब कितने शेयर बायबैक कर सकती है, 125 रुपए के अमाउंट में एक शेयर बायबैक कर सकती है। तो बताओ 13,25,000 के अमाउंट में कंपनी कितने शेयर बायबैक कर सकती है, 13,25,000 डिवाइड बाय 125, 10,600 एज पर क्लॉज नंबर 1। मैं पूरा सारे सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्लॉज के हिसाब से कंपनी 10,600 शेयर बायबैक कर सकती है। अगला क्लॉज क्या कहता है वो अलग बात है, थर्ड क्लॉज क्या कहता है अलग बात है, पर इस जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वो है ना 25% आप पेड अप कैपिटल इन फ्रीजर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली तो कंपनी 10,600 शेयर बायबैक कर सकती है। आदित्य भैया 125 कैसे आया बताओ, 125 कैसे आया, क्वेश्चन में दिया है भाई मेरे, ये देखो बायबैक प्राइस ₹125 पर शेयर। ये ऑनलाइन वाले बच्चे इधर उधर चाय पीने चले जाते हैं क्या, 125 कैसे आया बेटा, दिया हुआ तो है 125 रुपए बायबैक प्राइस। और मैंने तो शायद बोला भी था कि एक शेयर के अमाउंट, एक शेयर के बायबैक में हम कितना अमाउंट 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 10 बार तो बोल दिया, कितना अमाउंट यूज किया है। अब देखो आपको लगानी है चूंकि, चूंकि मतलब हम हिंदी में चूंकि बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। 125 रुपए के अमाउंट से हम एक शेयर बायबैक कर सकते हैं, तो 13,25,000 के अमाउंट से हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं, ये चूंकि समझ में आई। और यदि फॉर्मूला समझो, यदि मैंने अपना लॉजिक बता दिया और फॉर्मूला लगाओ तो अमाउंट, ये 25% अमाउंट ऊपर रखो और नीचे क्या रख दो, बायबैक प्राइस रख दो, नीचे क्या रख दो। पर मैं इसे फॉर्मूलों में बिलीव नहीं करता,
फॉर्मूला भूल सकते हैं, लॉजिक नहीं भूल सकते। एक बार लॉजिक दिमाग में बैठा लिया तो फिर नहीं भूलोगे, अदरवाइज फॉर्मूला आपके सामने है। ऊपर क्या आ गया, पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर का अमाउंट, और नीचे बायबैक प्राइस। तो इसका फॉर्मूला बना लिया अपन, क्या आ गया, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, ये फॉर्मूला हो गया। इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक यूजिंग दिस फर्स्ट क्लॉज। इस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? नहीं तो मैं एग्जांपल एक और लूंगा, एग्जांपल एक और झेलना पड़ेगा यदि समझ में नहीं आया हो तो ऐसा आपके चेहरे पे दिखना चाहिए ना, समझ में आ गया हो तो। ऐसा मुंह बिल्कुल ऐसा बना के बैठे रहोगे तो मुझे टेंशन हो जाती है। देखना खिड़की कौन सी खुली है जिसमें जाली नहीं लगी हो, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। एक दिन तुम्हारी नकल निकाली और दूसरी मेरी राइटिंग की तौहीन करते हो, और मेरी राइटिंग की तौहीन सीधे आईसीआई की तौहीन मानी जाएगी, क्योंकि आईसीआई ने मुझे सीए बनाया है मेरी इस राइटिंग को देख करके। तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो, उसको कुछ बोल रहे हो कि आप गलत हो। इसलिए ध्यान रखना, आईसीआई आपसे बदला निकालेगी मेरी राइटिंग की किसने बात की तो। और मैं पहले बता चुका हूं बेटा, मेरी राइटिंग मोतियों की तरह थी है, वो तो मैं जल्दी लिखने के चक्कर में ऐसी लिखता हूं। तेरा भी नंबर आएगा, एक बार अच्छी में लिख के बता दो। क्या ये क्लॉज समझ में आ गया? जल्दी बोलो। अच्छा, दूसरा क्लॉज, सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be buyback in a year, वो है 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लिख दो आप बस यहां पर। यह है दूसरा क्लॉज। ये दूसरी शर्त भी, ये तो बड़ी सिंपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी बायबैक इन ए ईयर, ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन है जो भी सेक्शन 16 लगा रखा है कि कंपनी एक साल में, एक वर्ष में अपने टोटल शेयर्स का, टोटल इक्विटी शेयर का 25% से ज्यादा बायबैक। अब मैं सेम एग्जांपल एज अबोव, सेम एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल? एज अबोव। फिर से लिखूं एग्जांपल, सेम एग्जांपल एज अबोव लिखूं क्या फिर से? अच्छा, बट वहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने थे? हाँ, 40,000 शेयर्स थे। ये हमारा आंसर आ रहा है 40,000। इसका 25% कर दो, मतलब कितने शेयर? 10,000 शेयर से ज्यादा बायबैक कंपनी नहीं कर सकती एक साल में। पहले कंडीशन क्या बोलती थी कि 10,600 कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो बताओ पहली कंडीशन की 10,600 मानू या दूसरी की 10 मानू? दूसरे के 10 मानने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि 10,000 से ज्यादा बायबैक हो ही नहीं सकता। तो दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उसका 25% कर दो, तो सीधे क्या जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक इन ए ईयर। इससे ज्यादा शेयर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। ये दो कंडीशन हो गई, प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल हो लेते हैं जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? और तीसरी कंडीशन आप कहेंगे सर जब तक दो कंडीशन समझ में ना आए तीसरी मत बताओ, पहले दो समझाओ फिर तीसरी बताना। तो मैं तीसरी नहीं बता रहा हूं अभी, पहले दो का एग्जांपल लेके आपको चेक कर लूं कि दो आपको समझ में आई या नहीं आई। एग्जांपल यहां लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स at the rate of 100 fully paid। यहां पर जनरल रिजर्व 5 लाख का है और P&L 3 लाख का है।
बायबैक प्राइस ₹125 पर शेयर। आपको इसका आंसर निकालना है। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों। यस, मैं अभी तीसरी बताऊंगा बेटा, तीनों फुलफिल होना चाहिए। विच एवर इज लेस करेंगे, तीनों में से जो सबसे कम हो। दोनों कंडीशन लगा दी बेटा आप लोगों ने? दोनों कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। आकाश दीक्षित के आ रहे हैं 13,600, प्राची के 15,000, वैदिक मित्तल के 15,000, 15,000, 13,600। बेटा दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो आपके 15,000, आप कह रहे 15,000, दूसरी कंडीशन बोली 13,600, तो फिर 13,600 ज्यादा कैसे कर सकते हो आप? चलो चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, तो 25% पेड अप कैपिटल 60 लाख प्लस फ्री रिजर्व 5 और 3 8 लाख। ये आया कितना? 68 लाख का 25% कितना आया? 68 लाख का 25% आया 17 लाख, 17 लाख का अमाउंट आया जो कंपनी बायबैक में यूज कर सकती है अधिकतम। अच्छा, एक शेयर के बायबैक में कितना अमाउंट यूज करने वाली है? डिवाइड बाय 125। कंपनी 13,600 ज्यादा शेयर बायबैक कर नहीं सकती, इससे कम कर सकती है, पर इससे कम कर सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं। ये कंडीशन नंबर 1 बोलती है। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर है 60,000, इसका 25% यानी 15,000। अच्छा हुआ मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो हमारे कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे। कंडीशन 1 बोलती है कि आप 13,600 से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन 2 बोलती है कि आप 15,000 तक शेयर बायबैक कर सकते हो। आप दूसरी कंडीशन लगाओगे कि 15,000 शेयर बायबैक कर सकते हो, तो क्या 15 कर पाओगे? 15,000 कर लोगे तो आपकी पहली कंडीशन का वायलेशन नहीं हो गया? जबकि सेक्शन 16 ने तो पहली कंडीशन भी तो दी है, आप दूसरी फॉलो कर रहे हो, तो पहली का वायलेशन हो रहा है। तो बताओ क्या करें? 13,600 कर सकते हैं। अच्छा, आप पहली करोगे तो दूसरे का वायलेशन हो रहा है ना, तो पहली करोगे दूसरी का, वो मैक्सिमम 15,000 मैक्सिमम कर सकते हो। 15 से कम तो कर सकते हो ना, 15 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 15 से कम तो कर सकते हो। लेकिन पहली कंडीशन बोलती है कि 13,600 से ज्यादा शेयर बायबैक, तो हम 13,600 ही कर पाएंगे। विच एवर इज लेस, क्या रटना पड़ेगा? विच एवर इज लेस, ये तो समझने वाली बात है। विच एवर इज लेस में 13,600 कर पाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर फाइनली 13,600 से ज्यादा बायबैक कंपनी नहीं कर सकती। और प्रैक्टिस कराऊं? नहीं, आपने गलती की। आप 15,000 शेयर बोल रहे थे, आधे बच्चे इसमें से आप 15,000 शेयर बोल रहे थे, पर आपने ये नहीं सोचा बेटा कि 15,000 करोगे, दूसरी कंडीशन तो है, पर आपने पहली कंडीशन की धज्जियां उड़ा दी, उसका वायलेशन हो गया, और वो वायलेशन अलाउड नहीं है। तो पहली कंडीशन भी ध्यान रखनी है, दूसरी भी ध्यान रखनी है, अभी तीसरी तो बची ही है। चलो एक और एग्जाम्पल लिखो बेटा। टाइम आपका है, एनर्जी लेवल आपका है, जितना आप, मतलब बस मेरा पर्पस है कि बेवजह हम एग्जाम्पल ज्यादा पड़ा है, फिर भी आप कहना चाहते हो तो ये लो एग्जाम्पल। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच। कुछ ने कहा जाए तो फुली पेड अप मानेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। और फ्री रिजर्व ये है, पहले इस फ्रीजर में मैं मान लूं P&L प्लस जनरल रिजर्व मिलाकर ये है 20 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी फ्रीजर में आएगा, ध्यान रखना। इस चैप्टर के लिए इसको भी फ्रीजर माना गया है। ये है 10 लाख।
और बायबैक प्राइस मैं 125 पर शेयर मानता हूं। यहां पर विच एवरी लेस करेंगे, पर ये रटने वाली बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है कि विच एवरी लेस, ये कोई लिखा थोड़ा होगा सेक्शन में कि विच एवरी लेस हो, तो आपको खुद को दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको कंडीशन 1 भी फुलफिल करनी है, कंडीशन 1 भी फुलफिल करनी है और कंडीशन 2 भी। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी है? 2,50,00,000। 2 करोड़, क्योंकि पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आती है और प्रेफरेंस भी आती है। पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आ गई, प्रेफरेंस भी आ गई, ये पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व होंगे 30 लाख डिवाइड बाय 125, कितने आए? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आ गई और प्रेफरेंस भी आ गई। पेड अप कैपिटल वर्ड बोला है मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों पेड अप कैपिटल के। 56,000, 56,000 शेयर्स। एज पर कंडीशन 1 कंपनी 56,000 शेयर बाय बैक कर सकती है, लेकिन कंडीशन 2 भी तो देखनी पड़ेगी क्योंकि सभी साथ में दी है। कंडीशन 2 25% ऑफ इक्विटी शेयर, 25% ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर रखेंगे बस। कितना है ये? 50,000 शेयर्स। यहां पर सिर्फ इक्विटी शेयर रखेंगे। कंडीशन ये सेकंड थी, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। यहां पर 25% ऑफ इक्विटी शेयर जिनका बायबैक किया जा रहा है उसका 25%, कंपनी 50। बताओ, कंडीशन 1 बोलती है कि आप 56,000 शेयर बायबैक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन 2 बोलती है कि आप 50,000 शेयर से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। बताओ क्या कर पाएंगे? क्या आप 56 कर पाएंगे? 56 फॉलो करोगे तो कंडीशन 2 का वायलेशन हो जाएगा, और कंडीशन 2 फॉलो कर लोगे तो फर्स्ट का वायलेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? विच एवर इज लेस। पर ये विच एवर इज लेस लिखना मतलब रटने वाली बात है, आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि 50,000 शेयर आंसर होगा। दैट इज 50,000 शेयर्स। और एग्जांपल लूं, हम आखिरी दम तक मतलब बेच के आखिरी तक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब तक ये कॉन्सेप्ट पक्का ना हो जाए। आखिरी दम मतलब इस पेज के एंड तक, इस पेज के एंड तक नहीं, आज के एंड तक ले सकते हैं। अभी तो हमारे पास 17 मिनट बचे हुए हैं। और एग्जाम्पल लूं 2 कंडीशन समझने के लिए। क्या पक्का हो गया? ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन तो बड़ी जब्बर है। कंडीशन 3, डेब्ट इक्विटी रेशियो should not be more than 2, should not be more than 2 after buyback। बेटा ये सब कंडीशन क्यों लगाएगी? कंपनी ज्यादा शेयर बायबैक न कर ले, क्योंकि ज्यादा इक्विटी एक साथ कम हो जाएगी तो आउटसाइडर को तकलीफ होती है ना। इक्विटी का कम होना आउटसाइडर के लिए तकलीफ है, मैंने बताया था यदि आपको याद हो तो। एक कैपिटल, शेयर कैपिटल क्रेडिटर की सुरक्षा कवच है। आप कहेंगे सर क्या क्रेडिटर के लिए वो गन लेके चलते हैं शेयर होल्डर? कैसे सुरक्षा कवच है? शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होती है कंपनी के वाइंडिंग अप पर क्रेडिटर को लॉस उतना कम होता है, क्योंकि शेयर कैपिटल लॉसेस पहले बियर करती है और जनरली कंपनी के वाइंडिंग अप पर लॉसेस होते ही हैं। जब शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होगी लॉसेस उतनी ज्यादा बियर करने की ताकत होगी शेयर होल्डर की, क्रेडिटर को उतना कम लॉस बियर करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर चाहते हैं कि शेयर कैपिटल रिड्यूस ना हो, इसीलिए तो कैपिटल रिडक्शन अलाउड नहीं है। इसीलिए तो कैपिटल रिडक्शन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां पर कैपिटल रिडक्शन अलाउ किया जा रहा है। पर कैपिटल रिडक्शन अलाउ तो कर दिया, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा ना हो, इसलिए ये कंडीशन लगा दी कि भाई इतना ऐसे ज्यादा बायबैक नहीं होगा। एक लास्ट लिमिट और, बायबैक बेटा शेयर कैपिटल पेड अप कैपिटल मतलब पेड अप कैपिटल, तो प्रेफरेंस भी तो पेड अप कैपिटल है। अमन भैया शेयर कैपिटल वर्ड है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है? 25% अब क्या बोला था मैंने? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखाया था या सिर्फ शेयर कैपिटल लिखाया था?
तो शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आ गई और प्रेफरेंस भी आ गई, दोनों आ गई। हाँ बेटा, हमें सेक्शन का ऑनर तो करना पड़ेगा, जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसका ऑनर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये कंडीशन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मतलब बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि बस फॉर्मूला, वैसे इस पर क्वेश्चन बहुत 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 रेयरली आता है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। फिर भी हमको समझना तो पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। चलिए बेटा देखिए, आपको पता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, इससे रेशियो आता है। देखिए बेटा, पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा, हम सिर्फ रटने की पोजीशन में नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बेटा। डेब्ट अपॉन इक्विटी, यदि आप शेयर होल्डर हैं, मैं कंपनी का डायरेक्टर और आप शेयर होल्डर, मैंने आपसे 100 रुपीज लिया एज ए शेयर कैपिटल, वो आपसे 100 रुपीज लिया बिजनेस चलाने के लिए, कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए, वो हो गई इक्विटी। अब आप क्या चाहेंगे, मैं आपका 100 रुपया उसी से बिजनेस करूं, या मैं कुछ अमाउंट बोरो करके उससे भी बिजनेस करूं, कुछ अमाउंट बोरो करके बिजनेस करूं, क्या बोरिंग करके बिजनेस करूं, या सिर्फ आपकी जो पूंजी है 100 रुपया उससे बिजनेस कर लूं? बोरिंग करूं क्या? क्यों, क्या मजे आएंगे आपको बोरिंग में? ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब देखिए सुनो, यदि मैं बड़ा स्मार्ट डायरेक्टर हूं, जो कि मैं हूं, अरे मैं मजाक के लिए बोल रहा हूं, ऐसा मत माना कि सर भी तारीफ खुद करते हैं, मैं कोई डायरेक्टर हूं क्या? मैं तो यहां पर टीचर हूं, मैं डायरेक्टर तो बना हूं एक नाटक में, तो उस नाटक में मैं कौन सा है डायरेक्टर हूं, बड़ा स्मार्ट, इसलिए तो आपने मेरी कंपनी में मुझे डायरेक्टर बनाया, आपकी कंपनी में, ठीक है भाई। मैंने आपसे 100 रुपये लिया, मैंने लोन लिया बाहर से, देखिए आपके लिए कितने फायदे का सौदा है मेरे साथ डायरेक्टर रखते हुए आप तो। मैंने बाहर से 200 रुपये लिया उधार, 200 रुपीज उधार लिया, बोरिंग कितनी की? 200। आपसे कितना लिया? 100, और आपसे जितना लिया उससे डबल मैंने बोरिंग कर रखी है, 200 रुपया। वो 200 रुपया मैंने ब्याज पे मिलेगा, वो ब्याज की रेट है, जैसे मैंने 200 रुपये लोन लिए डिवेंचर होल्डर से या कहीं से भी, 8% पे लोन लिया, और आपसे 100 रुपये लिया वो बिजनेस में लगाया, और 200 रुपया लैंडर से लिया वो बिजनेस में लगाया, बिजनेस में कितना लगाया? 300। अब मैं उस 200 की बात करूं, सिर्फ 200 रुपये की, मैंने आपका 100 रुपये लगाया, वो तो लगाया ही है, जिस पर मुझे आपको रिटर्न देना है, जिस पर मुझे आपको डिविडेंड देना है। मैंने 200 रुपया बाहर से भी लेके लगाया, उस 200 पर मैं ब्याज भर रहा हूं 8%, और उस 200 से मैं कमा रहा हूं 12%। आपके बिजनेस में, जो आपका बिजनेस है जो मैं चला रहा हूं, उसका मेरी एफिशिएंसी की वजह से आरओआई 12% है। आरओआई समझते हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने 200 रुपया इन्वेस्ट किया इनसे लेकर, उसमें मैं 200 में कमा कितना रहा हूं? 12%, और उस 12% में इन्हें कितना दे रहा हूं उस 200 पर? 8%। कितना परसेंट बच जाएगा मेरे पास? उस 200 पर 4% बच जाएगा। अच्छा, आपके 100 रुपए में तो मैं 12% कमा ही रहा हूं। क्या मेरे डेटा आपके माइंड में बैठ रहे हैं? मैं उस 100 रुपए पर तो 12% कमा ही रहा हूं, और वो तो 12% दूंगा आपको, आपका 100 रुपए पर 12% दूंगा ना आपको, लेकिन उस 200 पे मैंने कमाया कितना? 12, क्योंकि मेरा आरओआई है 12%, और उस पर उसको दिया कितना? 8%। कितना परसेंट बच गया उस पर? वो 4% में आपको दे सकता हूं। तो आपको आपके 100 रुपए पर जो 12 कमाया वो तो मिलेगा ही, और जो 200 आपने नहीं लगाया उस पर भी 4% आपको मिला, तो आपका रिटर्न बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप अपनी पूंजी पर बिजनेस कर रहे हैं, या दूसरों की पूंजी पर भी आपने बिजनेस कर लिया? दूसरों की कैपिटल पर भी आपने बिजनेस कर लिया, उनसे 200 रुपये लगाकर बिजनेस में लगाया, उस पर कमाया 12%, उनको दिया 8%, बाकी 4% आपका। तो सिर्फ ओन फंड से, सिर्फ शेयर होल्डर फंड से बिजनेस करना मेरी इनएफिशिएंसी है। मैं डरपोक हूं, मैं इनएफिशिएंट हूं। यदि मैं आपका सिर्फ 100 रुपये लेकर उस 100 से बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं एक डरपोक डायरेक्टर हूं, मैं एक इनएफिशिएंट डायरेक्टर हूं, मुझे बाहर की पूंजी पर खेलना नहीं आता, ये गलत है। यानी बोरिंग हमेशा बुरी नहीं होती, बोरिंग अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है। एक किसी इंडस्ट्री में बोरिंग होना, देखिए हमारे पुराने पुरखे बोलते कि भाई ब्याज फिर पैसा लेना गलत है, ठीक है, उस वक्त का सीन अलग होगा, उस वक्त की सिचुएशन अलग होगी, उस वक्त वो सही होंगे, लेकिन आज के सिनेरियो में बाहर की पूंजी पर खेलना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी,
शायद आपने पढ़ा हो, पर मैं वो टेक्निकल टर्म यूज करके अपने आप को दोहरी मुसीबत में डालूं कि मैं आपको ये समझाऊं कि वो समझाऊं, क्या क्या समझाऊं। बस मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या करा, आपकी कैपिटल लगाई, उस पर कमाया, वो तो आपको दिया, आउटसाइड कैपिटल ली, उस पर कमाया, उस पर भी कमाया ज्यादा, उनको दिया कम, और बाकी रिटर्न आपके लिए बचा लिया। तो ये मेरी इनएफिशिएंसी है, ये मेरी बिजनेस कैपेबिलिटीज हैं कि मैं बाहर वालों से उधार लेकर उस पर भी अपने लिए कुछ कमा रहा हूं। तो बोरिंग होना कोई गलत बात नहीं है, एक हेल्दी साइन है। मतलब ये हेल्दी माना गया कि 1 रुपए की पूंजी यदि खुद की हो तो आप 2 रुपए की बोरिंग कर सकते हो। यदि आपका ओन इक्विटी 10 लाख है तो ये रेशो 2 तक तो हेल्दी माना गया। मतलब बोरिंग कितनी हो सकती है, कितनी बोरिंग तो हो सकती है, 20 लाख तक की बोरिंग आप कर सकते हो। ये 2 तक का रेशो तो हेल्दी माना गया। हाँ, लेकिन ये रेशो 2 से ज्यादा होना सही नहीं मानते। जैसे कि आपने 10 लाख पर 30 लाख की बोरिंग कर ली, रेशो 3 आ गया। बेटा ये अच्छा तो है, अच्छा हो भी सकता है और डेंजरस भी, क्योंकि यदि कल को आरओआई 12% से घटकर 7% रह गया तो क्या होगा किसी वजह से, तो मुझे उनको ब्याज देना पड़ेगा 8% और उसमें कमाऊंगा 7%। 1% आपकी जेब से निकालना पड़ेगा, मुझे मुश्किल हो जाएगी बिजनेस की। तो बिजनेस में रिस्क भी तो होती है, तो रिस्क ली जाए कैलकुलेटेड, रिस्क ली जाए लिमिटेड, एक लिमिट तक। इसलिए क्या माना गया कि ये डेब्ट इक्विटी रेशो कहां तक ठीक है, 2 तक तो ठीक है। मतलब आपकी 1 रुपए की इक्विटी है तो बोरिंग कहां तक हो सकती है, 1 रुपया आपका लगा है तो आप 2 रुपया किसका लगा सकते हो, बाहरी लोगों का। क्या है बात समझ में आई, तो ही मुझे आगे बढ़ने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन 68 भी क्या बोलता है कि बायबैक के बाद आपका रेशो, बायबैक के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा हो गया मतलब ये रिस्क बढ़ गई। 2 से ज्यादा होना कंपनी के लिए रिस्की होता है, रिस्की कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। कंपनी की बोरिंग ज्यादा, ऑन फंड कम, तो ये एक आउटसाइडर के लिए एक रिस्की, एक खतरे वाली बात है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो 2% से 2 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बस रेशो को लेकर के तुम्हें थोड़ा आगे बताऊंगा। अभी डेब्ट तुम्हें फॉर्मूला तो लिख दिया, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों है बेटा, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डिवाइड बाय शोल्डर फंड। जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सब आ जाएगा। ऊपर डेट मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो सिक्योर अनसिक्योर्ड की तो बात ही नहीं, पर मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म है तो डेप्ट। तो यहां पर आपने जो डेप्ट पढ़ा होगा वो अलग था, यहां जो डेप्ट पढ़ेंगे वो आपने जो डेप्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा था कौन सी क्लास में, 12th में, वहां सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट आया करते थे। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों आएंगे, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म मिलाकर टोटल डेप्ट आएंगे। जबकि आपके 12th क्लास में लॉन्ग डेप्ट मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म आया करते थे। क्या समझ में आया आपको? यहां डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो। और नीचे क्या आएगी, शेयरहोल्डर फंड। इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बल्कि शेयर कैपिटल इक्विटी भी हो, प्रेफरेंस भी हो, फ्री रिजर्व भी हो, सभी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। यह है शेयरहोल्डर फंड। ठीक है, अब यहां पर अच्छा, यहां पर शेयरहोल्डर फंड में एक मिनट चीज यहां पर मैं लिखा दूं आपको, एक मिनट ठीक से लिखा दूं। यहां पर शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ऐसा लिख लो, फ्री रिजर्व। ये ध्यान रखना, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ओनली, फ्री रिजर्व ध्यान रखना। और इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है। क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो, अब इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 है 100 वाली, और जनरल रिजर्व प्लस P&L ये
30 लाख है, और डेप्ट में लेता हूं 80 लाख की तो हमारी इक्विटी हो रही है, 50 और 30 इक्विटी, यह 80 लाख है। 80 लाख का डबल 1 लाख, 1 करोड़ 60 लाख होता है। मैंने 1 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख का डेप्ट है। अच्छा, अब यहां पर बायबैक ऑफ 10,000 शेयर्स at the rate of 120. Find out debt equity ratio before and after buyback. बिफोर एंड आफ्टर बायबैक आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। हाँ आदित्य, दूसरों के पैसे से बिजनेस करना ही कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यस, फाइंड आउट डेप्ट इक्विटी रेशियो बिफोर एंड आफ्टर। देखो बेटा, बिफोर तो इजीली निकल जाएगा। अच्छा, इक्विटी कैपिटल 50,000 शेयर्स वाले, मतलब 50 लाख, फ्री रिजर्व 30 लाख, डेप्ट 1 करोड़ 40 लाख, बायबैक 10,000 शेयर का हो रहा है 120 रुपए पर। 120 कौन सी है? बायबैक प्राइस। 120 क्या है? यह है बायबैक प्राइस। आयुष का आंसर आया है 1.75 बिफोर एंड 2.05 आफ्टर। पता नहीं, मतलब गलत सही का फैसला तो हम बाद में करेंगे। बिफोर तो 1.75 है क्या? ये तो अक्षत का भी है, पूजा का भी है, पलाश का तो आफ्टर वाला आ रहा है, आकर्षित का भी 1.75 पहले आ रहा है। बिफोर तो आसान है, आफ्टर निकालो ना। 2.05 2 तो मैक्सिमम होना चाहिए, वो तो एक हमारी लिमिट है अपर। इसमें क्या आ रही है? इसमें 2 तो होना चाहिए, पर ऐसा थोड़ा कि बायबैक जो यहां पर आ रहा है वो बताओ मुझे। तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, वो तो एक बोलता है, पर इसमें क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। चलो, डेप्ट अपॉन इक्विटी ये रेशो है बेटा। बिफोर में डेप्ट है 1 करोड़ 40 लाख, डेप्ट है। इक्विटी है 50 लाख की शेयर कैपिटल है, प्लस 30 लाख का रिजर्व एंड 30 लाख का फ्रीजर है। 30 लाख का फ्रीजर है। बताओ रेशियो क्या आया? 1 ये तो है बिफोर बायबैक, ये है बिफोर बायबैक। ठीक, अब देखो आफ्टर बायबैक। क्या मेरा टाइम 2:30 है कि कितना है? अब मेरे 1 मिनट में मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 मिनट में नहीं कर पाऊंगा। हो जाएगा? डेप्ट तो 1 करोड़ 40 लाख का, 1 करोड़ 40 लाख ही है, लेकिन इक्विटी 50 लाख थी पहले, 10 लाख से बायबैक हो गया तो इक्विटी कितनी बची? शेयर कैपिटल। हाँ, अच्छा, फ्री रिजर्व कितने थे? इसमें से प्रीमियम कितने की गई? प्रीमियम कितने की गई? 2 लाख। 2 लाख की प्रीमियम गई, प्लस सीआरआर कितने से बना? सीआरआर कितने से बनेगा? अरे फ्रीजर से रिडम्पशन, ये बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर है या आउट ऑफ फ्रेश इशू? ये बायबैक फ्रेश इशू से है या आउट ऑफ प्रॉफिट? आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो फ्रीजर कहां भेजते हैं? तो कितना सीआरआर बनाया गया होगा? 10 लाख का बना होगा ना सीआरआर। 10 लाख ट्रांसफर टू, इससे फ्रीजर क्या हो गए? ये सीआरआर में गया। बचा कितना फ्रीजर? 1 करोड़ 40 लाख की डेप्ट एज इट इज रही,
लेकिन शेयर कैपिटल घटकर कितनी रह गई? 40 लाख रह गई आफ्टर बायबैक। और फ्री रिजर्व कितने रह गए बायबैक के बाद? बताओ। 30 लाख में से 2 लाख तो प्रीमियम ऑन बायबैक और 10 लाख फ्री रिजर्व कहां चला गया? सीआरआर में। तो बताओ फ्री रिजर्व कितने बचे? फ्री रिजर्व कितने बचे? 18 लाख। रेशियो क्या आ गया? ये चक्कर आ गया ना, मैंने कहा था चक्कर आएंगे। कितना आ गया? 2.41 आ गया। मतलब ये बाइक गलत है। सीआरआर बना कि नहीं बना? सीआरआर फ्रीजर है। सीआर 50 लाख का कैपिटल घट करके 40 लाख गिर गई और फ्रीजर कितना था? 30 लाख। 30 लाख में 2 लाख तो क्या गया? प्रीमियम। बचा 28 लाख। 28 लाख में से सीआरआर कितने का बना है बताओ ना बेटा आप लोग। 10 लाख का सीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा? सीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है? फ्रीजर डेबिट टू। तो फ्रीजर उससे क्या हो जाते हैं? और सीआरआर फ्री है या रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है? तो फ्रीजर क्या हो गए? कम हो गए। और रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, तो फ्रीजर कितने बचे? 18 लाख की बचे ना। तो हम हमारे फॉर्मूले में ऊपर नीचे क्या लेते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या लिखाया था मैंने? इक्विटी का मतलब क्या लिखाया? शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व कितने बचे? दस लाख माइनस करेंगे, सॉरी। हाँ वो तो ठीक है, 10 लाख माइनस करेंगे तभी तो 2 लाख और 10 लाख दोनों माइनस हो गए। 2 लाख भी माइनस ही कर रहा हूं। 10 लाख फ्रीजर कहां चला गया? इससे फ्रीजर क्या हो गए? कम हो गए। और रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, तो फ्रीजर कितने बचे? 18 लाख ही बचे ना। आफ्टर बायबैक फ्रीजर 18 लाख बचे ना। तो रेशो क्या आ गया? 2.41। मैंने कहा था ना मत कोशिश करो, कल समझेंगे इसको, पर एक बार तो आप देख के आना इन चीजों को। तो होमवर्क मैं क्या दूं आपको? मैं मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं आपको होमवर्क पहुंचा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर देखेगा आपको कल होमवर्क कौन सा करके आना है। ठीक है बेटा? तो कल आपको 20 मिनट का होमवर्क करके आना है, सिर्फ 20 मिनट का होमवर्क दूंगा जो कल करके आएंगे आप। ठीक है? थैंक यू।